हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम कॉन्सेप्ट। एसएससी पीवाईक्यू सीरीज डिस्कशन में हम कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया और एंशिएंट इंडिया में आज हम करेंगे मगध एम्पायर। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आपने एग्जाम कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है किंग अजातशत्रु वाज अ रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। राजा अजातशत्रु जो थे वो किस वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन है हरियंका वंश, मौर्यन वंश, शिशुनाग वंश या नंद वंश। तो जो राजा अजातशत्रु थे वो हरियंका वंश के हरियंका डायनेस्टी के राजा थे। तो हम देखते हैं जो अजातशत्रु थे वो हरियंका डायनेस्टी के राजा थे और कब से कब तक इन्होंने राज किया था। तो 492 से लेकर 460 बीसी तक इन्होंने राज किया था। तो हरियंका वंश के संस्थापक कौन थे। पहले था मगध एम्पायर। मगध एम्पायर में 4 डायनेस्टियों ने राज किया था। तो मगध एम्पायर में जो पहली डायनेस्टी ने राज किया था वो थी हरियंका डायनेस्टी और हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर थे बिम्बिसार। तो बिम्बिसार जो थे ये फाउंडर थे हरियंका डायनेस्टी के, जिसने पहले राज किया था सबसे पहले मगध एम्पायर पे। और बिम्बिसार के ही राजा बिम्बिसार के ही बेटे थे राजा अजातशत्रु। ठीक, और सिग्निफिकेंस क्या है, की फैक्ट्स देख लेते हैं अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु जो थे ये फेमस किस लिए थे। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके ही उनकी गद्दी को अपनाया था। फिर उसके बाद देखते हैं इन्होंने एक्सपेंशन किया था। अजातशत्रु ने लिच्छवी को डिफीट किया था, हराया था। इसके बाद उन्होंने काशी और वैशाली को भी अपना किंगडम बनाया था। और अजातशत्रु के टाइम में ही बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी। तो अजातशत्रु के टाइम में जब बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कर लिया था, उसके बाद जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ये अजातशत्रु के टाइम में हुई थी। तो हम देख लेते हैं किस किस वंश ने मगध एम्पायर पे राज किया था। तो सबसे पहले राज किया था मगध वंश पे। मगध एम्पायर में सबसे पहली वंश ने राज किया था वो थी हरियंका डायनेस्टी या हरियंका वंश। तो हरियंका वंश ने सबसे पहले मगध एम्पायर पे राज किया था और हरियंका वंश के फाउंडर थे बिम्बिसार। और बिम्बिसार के बाद आए थे अजातशत्रु और फिर उदयन। ये इंपॉर्टेंट किंग्स है, इसके बाद भी और किंग आए थे लेकिन ये इंपॉर्टेंट किंग है। इसके बाद हरियंका वंश के बाद आया था शिशुनाग वंश और शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। और दूसरे जो फेमस रूलर थे शिशुनाग डायनेस्टी के वो थे कालाशोक। इसके बाद जो तीसरी डायनेस्टी जिसने मगध एम्पायर पे राज किया था वो थी नंद वंश। नंद वंश के जो संस्थापक थे या फाउंडर थे वो थे महापद्मनंद। और दूसरे जो फेमस रूलर थे नंद वंश के वो थे धनानंद। और धनानंद को ही हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य डायनेस्टी की या मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य डायनेस्टी में जो इंपॉर्टेंट किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और इसके बाद एक बिंदुसार भी थे। बिंदुसार जो कि अशोक के पिता और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। यही चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है कि बिम्बिसार वाज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी। जो बिम्बिसार थे ये किस राजवंश के राजा थे। ऑप्शन है हरियंका, मौर्य, शिशुनाग या नंद। तो किस डायनेस्टी के राजा थे बिम्बिसार। तो सही आंसर है हरियंका डायनेस्टी के राजा थे बिम्बिसार। तो बिम्बिसार के बारे में देखते हैं कि बिम्बिसार जो थे जो पहली डायनेस्टी जिसने मगध एम्पायर पे राज किया था हरियंका डायनेस्टी उसके फाउंडर थे। और कब से कब तक राज किया था इन्होंने 544 से लेकर 492 बीसी तक। और इन्हीं के टाइम पे गौतम बुद्ध इनके कॉन्टेम्परेरी मतलब इन्हीं के टाइम पे थे। और वर्धमान महावीर जो जैन धर्म के फाउंडर है वो भी इन्हीं के टाइम पे थे। और जो पहली कैपिटल थी मगध की राजगृह वो भी इन्हीं के टाइम पे बनाई गई थी जिसको गिरिवराज भी कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं किस डायनेस्टी के फाउंडर कौन कौन थे। तो हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, बिम्बिसार। और फेमस सक्सेसर कौन थे मतलब और फेमस किंग कौन था। तो अजातशत्रु इनके फेमस सक्सेसर थे मतलब इनके बाद जो राज करने के लिए आए थे। मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो फेमस सक्सेसर थे वो थे अशोक द ग्रेट। इसके बाद शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र शुंग थे और उसके बाद जो फेमस रूलर थे वो थे अग्निमित्र। और नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद
और उनके बाद जो फेमस सक्सेसर आए थे वो थे धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम द हरियंका डायनेस्टी वॉज। जो पहला रूलर था हरियंका डायनेस्टी से वो कौन था? ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत या अजातशत्रु। तो हरियंका डायनेस्टी जो मगध एम्पायर का पहली डायनेस्टी थी उसका पहला रूलर कौन था? तो वो था बिंबिसार। तो जो बिंबिसार थे ये फाउंडर थे, बिंबिसार जो थे ये फाउंडर थे, पहली डायनेस्टी जो थी मगध एम्पायर की हरियंका डायनेस्टी उसके फाउंडर थे। और इन्होंने राज कब से कब तक किया था? अभी हमने ऑलरेडी देखा था कि 544 से लेकर 492 बीसी तक इन्होंने राज किया था। और इन्हीं के बाद जो ये मगध एम्पायर था ये सबसे बड़ा महाजनपद बन के उभरा था। इसके बाद हम देखते हैं कि बिंबिसार जो थे ये हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर थे, ये फाउंडर थे, पहले रूलर थे। इसके बाद जो अशोक है ये कौन सी डायनेस्टी के कौन सी डायनेस्टी से थे? तो अशोक जो थे ये मौर्यन डायनेस्टी से थे। और इनके बारे में देख लेते हैं कि ये पोते थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म को स्प्रेड किया था। प्रसेनजीत के बारे में देखें तो ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो थे उनसे बिलोंग करते हैं, और ये किंग ऑफ कौशल थे और बिंबिसार के कॉन्टेम्परेरी थे। इसके बाद देखिए अजातशत्रु के बारे में, तो ये हरियंका डायनेस्टी से अजातशत्रु, और ये बिंबिसार के बेटे थे और इन्होंने बिंबिसार को ही मार के सेकेंड रूलर बन गए थे इस डायनेस्टी के। फिर उसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन की अजातशत्रु वाज द सन ऑफ। अजातशत्रु किसके पुत्र थे? ऑप्शन ब्रह्मदत्त, बिंदुसार, बिंबिसार या चेतक। तो अजातशत्रु किसके बेटे थे? तो अजातशत्रु बेटे थे बिंबिसार के, ना कि बिंदुसार के। ये जो बिंदुसार है ना, ये बिंदुसार कौन है? तो ये बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य आएगा ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे थे अशोक द ग्रेट। जबकि बिंबिसार जो है ये हरियंक डायनेस्टी के फाउंडर हैं, और हरियंक डायनेस्टी जो थी ये पहली डायनेस्टी थी जिसने मगध एम्पायर पे राज किया था। तो इसके बारे में और देखते हैं कि बिंबिसार जो है, अजातशत्रु जो थे ये बिंबिसार के बेटे थे, और बिंबिसार कौन थे? तो ये हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर थे जिसने मगध एम्पायर पे पहली डायनेस्टी जिसने राज किया था। और 492 तक इनका राज चला था, और इनके कॉन्टेम्परेरी गौतम बुद्ध और लॉर्ड महावीर, यानी महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक है वो थे। बिंबिसार जो थे ये हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर थे, और 6th सेंचुरी बीसी में इन्होंने राज किया था और अजातशत्रु के पिता थे। जबकि जो बिंदुसार है ये बिंदुसार मौर्य डायनेस्टी से है, और इन्होंने 300 मतलब 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास राज किया था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे और अशोक के पिता थे, यानी इनके बेटे अशोक थे। इसके बाद 5th क्वेश्चन देखते हैं हम, अजातशत्रु द रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी वाज सन ऑफ। तो अजातशत्रु जो कि हरियंका डायनेस्टी के रूलर थे ये किसके पुत्र थे? किसके पुत्र थे? ऑप्शन है अनुरुद्ध, उदायन, बिंबिसार या नागदस्क। तो जो अजातशत्रु है ये किसके पुत्र थे? तो ये पुत्र थे बिंबिसार के। तो अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। बिंबिसार जो थे हमने देखा कि फाउंडर थे हरियंका डायनेस्टी के, और अजातशत्रु इनके बेटे थे। 492 से 460 बीसी तक इन्होंने राज किया था। इसके बाद देखते हैं जो बिंबिसार थे ये पिता थे अजातशत्रु के, हमने देखा, और हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर थे ये भी हमने देखा। उदायन कौन थे? तो उदायन जो थे यह अजातशत्रु का बेटा था। अजातशत्रु का बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा उदायन। और उदायन ही वो राजा था जिसने राजगीर से अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था पाटलिपुत्र पे, और मगध एम्पायर की जो राजधानी बन गई थी पाटलिपुत्र बन गई थी। अनुरुद्ध कौन थे? तो अनुरुद्ध जो थे ये किंग थे उदायन के बाद, लेकिन ये बहुत वीक रूलर थे। मतलब हरियंका डायनेस्टी में ही उदायन के बाद जो आने वाले किंग में से एक थे। नागदशक कौन थे? तो ये हरियंका डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, और बाद में शिशुनाग ने इनको खत्म करके शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना कर दी। यही चीज हिंदी में भी है। इसके बाद 6th क्वेश्चन हम देखते हैं, द फेमस फिजिशियन जीवक वाज अपॉइंटेड इन द कोर्ट ऑफ। जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे जीवक, वो उसे किसके दरबार में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है
कृष्णदेवराय, बिंबिसार, अशोक, समुद्रगुप्त। तो जो ये जीवक थे इन्हें अपॉइंट किया गया था बिंबिसार के यहाँ। बिंबिसार जो थे हरियंका वंश के फाउंडर, उनके यहाँ इनको अपॉइंट किया गया था। तो और देखते हैं कि जीवक जो है इनका नाम था जीवक कुमार बच्चा, ओरिजिनल नाम, और लगभग 6 सेंचुरी के आसपास के थे ये। और ये बिंबिसार के यहाँ पे एज ए फिजिशियन काम करते थे, उनके पर्सनल फिजिशियन। और बाद में गौतम बुद्ध जो थे एक बार बीमार पड़ गए थे, तो बिंबिसार ने जीवक को ही भेजा था गौतम बुद्ध का इलाज करने के लिए। जीवक के बारे में देखें तो इनकी एजुकेशन कहाँ हुई थी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला यानी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की थी। और बाद में ये जो बिंबिसार हैं इनके यहाँ इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था एज ए फिजिशियन। इसके बाद हम देखें तो जीवक के बारे में, ये बिंबिसार के यहाँ थे जो मगध डायनेस्टी के राजा थे, और ये इन्हें किंग ऑफ फिजिशियन भी कहा जाता था क्योंकि इन्होंने भगवान बुद्ध को का इलाज किया था। फिर देखें अदर ऑप्शन, तो चरक। तो चरक कौन थे, तो ये कनिष्क जो कुषाण डायनेस्टी के राजा आएंगे आगे चल के, कनिष्क, उनके यहाँ ये थे चरक। और इन्होंने लिखी थी चरक संहिता नाम की एक बुक। और ये बुक किस पे थी, तो ये आयुर्वेद पे बुक थी, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। फिर सुसूत्र के बारे में देखेंगे तो ये एंशियंट काशी में रहते थे, और इन्होंने एक लिखा था बुक जिसका नाम था सुसूत्र संहिता। और इन्होंने वर्ल्ड में पहली बार इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की थी किसी के नाक की, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। फिर देखते हैं हम धन्वंतरी के बारे में। तो धन्वंतरी जो थे ये चंद्रगुप्त टू, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके यहाँ ये काम करते थे, और इन्हें गॉड ऑफ आयुर्वेद कहा जाता है धन्वंतरी को। यही चीज़ हिंदी में भी है। इसके बाद हम देखते हैं 7th क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन है हु वाज कॉल्ड अग्रामेज और जेंड्रेम्स बाय द ग्रीक। तो अग्रामेज और जेंड्रेम किसको कहा गया था यूनानी लेखकों द्वारा। ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद या धनानंद। तो इसका सही आंसर है धनानंद। तो धनानंद को कहते थे जेंड्रेम्स या अग्रामेज। तो धनानंद जो था ये लास्ट रूलर था नंद डायनेस्टी का या नंद वंश का, और ग्रीक हिस्टोरियन इसको बुलाते थे अग्रामेज और जेंड्रेम्स। क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर की जब सेना भारत में आई थी लड़ने के लिए, तब ये धनानंद ने अपने जो सैनिक भेजे थे उसमें 6000 के करीब हाथी थे सिर्फ, जिसे देख के अलेक्जेंडर की सेना डर के भाग खड़ी हुई थी और उन्होंने भारत में हमला करने से मना कर दिया था। तो की फैक्ट्स देखते हैं धनानंद के बारे में। इनके पास इनॉर्मस वेल्थ था, मतलब बहुत वेल्थ था, बहुत अमीर थे, प्लस बहुत बड़ी आर्मी थी इनके पास। इनकी आर्मी में लगभग 2 लाख इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक थे, 20,000 कावालरी मतलब घुड़सवार थे, और 2,000 चैरियोट मतलब रथ थे। इसके साथ साथ 3,000 से लेकर 6,000 इनके पास वॉर एलिफेंट थे, मतलब युद्ध वाले हाथी थे। इसके बाद देखें तो अलेक्जेंडर जो था, वो अलेक्जेंडर की जो सेना थी उसने जब इतनी विशाल सेना को देखा इसकी, तो उन्होंने जो था इनसे लड़ने से, भारत में आने से ही लड़ने से मना कर दिया, और ये व्यास नदी के किनारे जाके मतलब चले गए और लड़ने से इन्होंने मना कर दिया। और वहीं पे उनकी लड़ाई हुई थी हाइडेस्पेस की लड़ाई, जो पोरस के साथ हुई थी। इसके बाद हुआ क्या था कि नंद वंश के इसी धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि ये बहुत ताकतवर था तो इसको हराना बहुत इजी नहीं था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से धनानंद को हरा दिया और मौर्य वंश की स्थापना की। तो इसके बाद देखते हैं महापद्मनंद जो थे, जो कि फाउंडर थे किसके, नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन था, महापद्मनंद। और इसको ग्रीक में नाम दिया गया है उग्रसेन, या पाली टेक्स्ट में इनका नाम है उग्रसेन। ये फाउंडर थे डायनेस्टी के, नंद डायनेस्टी के, और इनको एक रथ भी कहा जाता है। एक रथ का मतलब जो डिस्ट्रॉय कर देता है क्षत्रियों को। धनानंद का मतलब, धनानंद जो थे इनके बाद महापद्मनंद के बाद आए थे और लास्ट रूलर थे, लास्ट नंद किंग थे, और ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम पे थे, उनके कंटेम्प्रेरी थे, और इनको ग्रीक में कहा गया है अग्रामेज या जेंडमर्स। यही चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे?
ऑप्शन धनानंद, महेंद्र, महापद्मनंद या गजनंद। तो कौन थे नंद वंश के डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, कौन थे? महापद्मनंद। तो महापद्मनंद जो थे ये नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे और इन्होंने शिशुनाग डायनेस्टी को हरा के 345 में नंद डायनेस्टी की स्थापना की थी। इनके बारे में की फैक्ट्स देखें तो इनको उग्रसेना कहा जाता है पाली टेक्स्ट में। उग्रसेना किस लिए कहते हैं? क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी थी इसलिए। और देखें तो इनके बारे में तो इन्हें सर्वत्र क्षंतक या सर्वक क्षंत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सभी क्षत्रियों का संहार कर दिया था। मतलब ये कहा जाता है कि इन्होंने कई क्षत्रिय राजाओं को हराया था, जैसे कुरु को हराया था, पंचाल को हराया था, इक्ष्वाकु को हराया था। इसके बाद इनको एक रथ कहा जाता है। एक रथ मतलब कि सोल मोनार्क, मतलब एकमात्र सम्राट, क्योंकि ये इतने पावरफुल थे कि इन्होंने अगल बगल सारी डायनेस्टी को अपने टाइम में हरा दिया था। इनका ओरिजिन माना जाए तो लो ओरिजिन है, मतलब कि ये ऐतिहासिक ग्रंथ के हिसाब से वो एक साधारण वंश थे, मतलब कि लोअर कास्ट हम कह सकते हैं, वहाँ से थे। मतलब कि वो एक नाई और दरबारी के पुत्र थे, ये ऐसा कहा जाता है। इसीलिए उनको क्षत्रियों के प्रति नफरत था और बाद में चल के उन्होंने क्षत्रियों को, कई क्षत्रिय डायनेस्टियों को हराया था। तो महापद्मनंद के बारे में देखें तो ये नंद वंश के फाउंडर थे और उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था। फिर इनके बाद आए थे धनानंद। धनानंद लास्ट रूलर कह सकते हैं नंद डायनेस्टी का, और ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना ने इनसे लड़ने से मना कर दिया था। इसके बाद महेंद्र के बारे में देखें तो महेंद्र कौन थे? तो जो किंग अशोक थे, जो मौर्य सम्राट, मौर्यन किंग आएंगी, मौर्यन वंश या मौर्यन डायनेस्टी हम कह सकते हैं इंग्लिश में, उसके जो राजा थे अशोक, उनके बेटे थे महेंद्र। और इन्होंने क्या किया था? श्रीलंका में बौद्धिज्म को फैलाया था। फिर गजनंद कौन थे? तो महापद्मनंद के 8 बेटे थे, उनमें से एक थे गजनंद। यही चीज हिंदी में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक थे? ऑप्शन धनानंद, पांडुका, गोविशंका और कविरता। तो सही आंसर क्या है? धनानंद। तो धनानंद जो थे नंद डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे। और देखते हैं कि धनानंद जो थे आखिरी रूलर थे नंद डायनेस्टी के, और चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसी में इनको उखाड़ के फेंक दिया। इनको उखाड़ के मतलब 321-322 बीसी के आसपास इनको हरा दिया और मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बाद देखें तो धनानंद जो थे, ये फिर से देखते हैं, लास्ट रूलर थे नंद डायनेस्टी के, अलेक्जेंडर द ग्रेट के वो थे कंटेम्प्रेरी। पांडुका कौन थे? तो पांडुका 8 भाई जो थे, महापद्मनंद के 8 बच्चे थे, उसमें से एक पांडुका भी थे। कविरता कौन थे? तो ये भी महापद्मनंद के जो 8 बच्चे थे उनमें से एक थे कविरता, पांडुका, और एक और पीछे देखा था हमने गोविशंका। ये तीनों बच्चे थे और ये हिंदी में भी सेम। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड नॉट रूल द मगध एम्पायर? इनमें से कौन सी राजवंश ने मगध साम्राज्य पे शासन नहीं किया था? ऑप्शन है नंद डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी या शिशुनाग डायनेस्टी। तो इसका सही आंसर है गुप्ता डायनेस्टी, क्योंकि जो मगध पे, ये जो मगध था, इसमें 4 डायनेस्टी ने राज किया था। सबसे पहले हरियंका, फिर उसके बाद आई थी शिशुनाग डायनेस्टी, और शिशुनाग के बाद आया था नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी के बाद सबसे लास्ट में मौर्य डायनेस्टी आया था। तो देखते हैं कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी, ये मगध डायनेस्टी जब खत्म हो चुकी थी, मतलब मगध एम्पायर जब खत्म हो गया था, इसके बाद आया था, पोस्ट मगध के बाद, मगध एम्पायर के बाद कुछ और राज आए थे, राजघराने डायनेस्टी जिन्होंने राज किया था। इसके बाद आया था गुप्ता पीरियड, और गुप्ता पीरियड को कहा जाता है भारत का गोल्डन एज। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं आगे बाकी ऑप्शंस के बारे में। तो नंद डायनेस्टी क्या है? ये मौर्य डायनेस्टी जो आई थी उससे पहले इन्होंने राज किया था और ये मगध एम्पायर का पार्ट था। और नंद डायनेस्टी के फाउंडर हमें ऑलरेडी पता है महापद्मनंद।
हरियंका डायनेस्टी ये सबसे पहली डायनेस्टी थी जिसने मगध एम्पायर पे राज किया था और इसके संस्थापक या फाउंडर कौन थे? बिम्बिसार। शिशुनाग डायनेस्टी जो थी ये हरियंका डायनेस्टी के बाद आई थी और शिशुनाग डायनेस्टी के फेमस रूलर थे कालाशोक और इन्हीं के टाइम पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। किसके टाइम पे? कालाशोक। और पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुई थी? तो अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी जो कि हरियंका वंश के थे और जबकि कालाशोक किसके? शिशुनाग वंश के। तो गुप्ता डायनेस्टी कब आई थी? लगभग 320 सी या एडी यानी 320 एडी के आसपास आई थी, जबकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं मौर्य वंश और ये मगध एम्पायर ये बीसी में, मतलब जो जीरो से मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के बाद। इसके बाद हम देखते हैं इन डायनेस्टी के बारे में। तो हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर हमें पता है, शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर शिशुनाग थे और इसके बाद नंद वंश के डायनेस्टी के जो फाउंडर थे महापद्मनंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डज नॉट बिलोंग टू मगध एम्पायर? निम्नलिखित में से कौन सा राजा मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं था? ऑप्शन बिंबिसार, अजातशत्रु, राजाधिराज, महापद्मनंद। तो हमें पता है कि बिंबिसार कौन था? हरियंका वंश का राजा, हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर थे बिंबिसार और इनके बेटे थे अजातशत्रु, तो ये भी नहीं हो सकता। महापद्मनंद कौन थे? तो नंद वंश के फाउंडर थे जो कि मगध एम्पायर का ही एक पार्ट था, जबकि राजाधिराज ये जो थे ये नहीं थे मगध एम्पायर के किंग। तो राजाधिराज कौन थे? तो राजाधिराज जो थे ये पदवी धारण की थी चोल किंग ने। राजाधिराज चोल किंग ने की थी ये पदवी धारण, जो कि साउथ इंडिया में राज करते थे। कब से कब तक? 1044 से 1054 तक। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं आगे कि मगध किंग कौन कौन से थे। तो बिंबिसार के बारे में हमने देखा, ये हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर थे और इन्होंने ही मगध एम्पायर की शुरुआत की थी। मगध एम्पायर में पहले जो डायनेस्टी ने राज किया था वो हरियंका डायनेस्टी थी और इन्हीं के पुत्र आए थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार के उनकी गद्दी हथिया ली थी और इन्हीं के टाइम पे, अजातशत्रु के टाइम पे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इसके बाद महापद्मनंद के बारे में हमने देखा, ये नंद वंश के जो थे, नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे और इनके टाइम पे जो नंद डायनेस्टी था बहुत चरम पे पहुंच गया था, बहुत पावरफुल था और इन्होंने क्षत्रियों, जितने भी क्षत्रिय डायनेस्टी इनके अगल बगल थी, उनका संहार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वाइल मगध वाज ए पावरफुल महाजनपद, बज्जी विथ इट्स कैपिटल एट वैशाली वाज अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज। जब मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था उसी समय बिहार के वैशाली में, बिहार की वैशाली जो राजधानी थी, राजधानी बनाकर वज्जी एम्पायर जो था वो एक अलग शासन प्रणाली चला रहा था। उस शासन प्रणाली को क्या कहते हैं? ऑप्शन है लोकतंत्र, गण या संघ, पंचायती या समाजवाद। तो वज्जी एम्पायर कह सकते हैं हम, इसकी राजधानी थी वैशाली और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे गण संघ था। गण संघ क्या होता है? तो एक तरीके का रिपब्लिक, मतलब डेमोक्रेसी। तो जैसे मगध एम्पायर था वहां पे एक ही राजा होता था जो पावरफुल मोनार्क होता था, राज करता था, लेकिन वज्जी जो था एक मोनार्क नहीं होता था। यहाँ पे एक कॉन्फेडरेरी होती थी। कॉन्फेडरेरी मतलब कि छोटे छोटे क्षेत्र के कई राजा होते थे। मतलब एक वज्जी एम्पायर इतना बड़ा है तो इसको अगर हम बांट दे 6 भाग में, तो यहाँ का एक राजा, यहाँ का एक राजा, यहाँ का एक राजा, यहाँ का एक राजा, यहाँ का और यहाँ का, और ये सारे जो होंगे एक काउंसिल में बैठेंगे छबो और इन सभी को हम कहेंगे राजा। ये सारे ही राजा थे और इसे ही कॉन्फेडरेसी कहते थे। तो गण और गण संघ जो है इसमें क्या होता था? कई सारे राजा होते, थाउजेंड्स ऑफ किंग होते थे, कई सारे लोग होते थे और उन सभी को राजा कहा जाता था। और ये ओलिगार्की थी, मतलब कुछ लोग मिलके कलेक्टिव डिसीजन लेते थे। एक असेंबली बुलाई जाती थी, छोटे छोटे जो जगह के राजा ये सभी आते थे और कलेक्टिव डिसीजन लेते थे। यानी एक तरीके की डेमोक्रेसी कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड की सबसे पहले डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन स्टेट थी, या ओलिगार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं। ओलिगार्किक मतलब जब कुछ लोगों द्वारा शासन चलाया जाता है और इसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन भी होता था। मतलब कई राजाओं को पावर में लाया जाता था, कई राजाओं को पावर में से बाहर भी किया जाता था। मतलब कि कोई राजा जो है आज राजा हो सकता है लेकिन कल को हो सकता है इसको भगा दे, दूसरे को राजा बना दे, ऐसा भी हो सकता था।
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे वुमन और स्लेव जो थी और लैंडलेस लेबर थे, इनको इस असेंबली में अलाउड नहीं था आना। मतलब जो वुमन हो गई, स्लेव्स हो गए और जो लैंडलेस लेबर मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो कभी राजा नहीं कहलाते थे, वो इस असेंबली का पार्ट नहीं हो सकते थे। अदर ऑप्शन के बारे में देखें तो लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र हमें पता है जहाँ लोगों का शासन होता है। और इसके बाद हम देखें पंचायत, तो हमें पता ही है। और समाजवाद तो हमें पता है, सोशलिज्म को कहते हैं समाजवाद, मतलब जहाँ पे समाज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, मतलब जहाँ पे स्टेट जो होता है, वो देश जो होता है, सारी ओनरशिप उसी की होती है, वहाँ पे कोई प्राइवेट चीज़ें नहीं होती, उसे समाजवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 4th सेंचुरी BC द कैपिटल ऑफ मगध वाज शिफ्टेड टू। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? ऑप्शन मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी या पानीपत। तो सही आंसर है पाटलिपुत्र। मगध एम्पायर जो था, हमने देखा था मगध एम्पायर जो था, इसमें 4 डायनेस्टी ने राज किया था। इसमें पहली डायनेस्टी थी हरियंका डायनेस्टी, और हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर थे बिंबिसार। और बिंबिसार ने जो पहली राजधानी बनाई थी, वो बनाई थी राजगृह को। फिर बिंबिसार के बेटे आए अजातशत्रु, जिन्होंने बिंबिसार को मारा, और अजातशत्रु के बेटे आए उदायीन। और उदायीन वो पहले इंसान थे जिसने राजगृह को बदल के अपनी राजधानी कर दी पाटलिपुत्र में। इसके बाद हम देखें तो कैपिटल जो थी मगध की, बाद में पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना भी कहते हैं, वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। राजगृह हमने देखा कि पहली कैपिटल थी, फिर बाद में 4th सेंचुरी में उदायीन ने उसको बदलकर क्या कर दिया, पाटलिपुत्र कर दिया। पाटलिपुत्र क्यों किया? क्योंकि पाटलिपुत्र जो थी वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे सिचुएटेड थी। यहाँ पे एक तरफ गंगा बहती थी, एक तरफ सोन नदी बहती थी, मतलब ये पाटलिपुत्र है। तो नॉर्थ से गंगा बहती थी और वेस्ट से सोन नदी बहती थी, और आगे भी एक नदी थी, और इस तरफ पहाड़ थे। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन था पाटलिपुत्र का, इस वजह से पाटलिपुत्र को ट्रांसफ़र किया गया। पाटलिपुत्र के बारे में देखते हैं कि आखिर क्यों पाटलिपुत्र ट्रांसफ़र की गई थी। तो सबसे पहले वाटर फोर्टिफिकेशन। हमने देखा कि पाटलिपुत्र के नॉर्थ से गंगा बहती थी, वेस्ट से सोन नदी बहती थी, और आगे से भी मतलब ईस्ट से भी नदी बहती थी। ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि नदी ज़्यादा बहती थी, इस वजह से जो ट्रेड है, व्यापार करना बहुत ईजी होता था नाव के द्वारा। मिलिट्री मोबिलिटी, नदी है तो मिलिट्री जो है ये आसानी से नदी मतलब नदी के रास्ते आसानी से एक से दूसरी जगह मूव कर सकती थी। प्लस नदी का एक फ़ायदा ये था कि एक तरीके की घेराबंदी भी हो जाती थी। अदर ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों हैं? तो मथुरा को देखें तो मथुरा आगे चल के जो कुषाण डायनेस्टी आएगी ना, उसकी दूसरी कैपिटल बनेगी मथुरा। कुषाण डायनेस्टी कब आएगी? तो जब पोस्ट मगध के बाद पोस्ट गुप्ता आएगा ना, मतलब गुप्ता एम्पायर आएगा उसके बाद। वाराणसी जो है एक महाजनपद था जिसे काशी महाजनपद कहते हैं, उसकी राजधानी थी वाराणसी। पानीपत क्या है? पानीपत जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री, वो मेडिएवल हिस्ट्री में फेमस है, क्योंकि पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं, तो मॉडर्न और मेडिएवल दोनों में फेमस है। 1526 में पहला पानीपत का युद्ध, 1556 में दूसरा, और 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। इसका महाजनपद से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कलिंगास किंग खारवेला वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो कलिंगा के जो राजा थे खारवेला, वो किस डायनेस्टी से रिलेटेड थे? ऑप्शन महामेघवाहन डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी, रथ भोजक डायनेस्टी या सातवाहन डायनेस्टी। तो ये जो किंग खारवेला थे, जो कि कलिंग के राजा थे उस टाइम, महाजनपद के टाइम, वो महामेघवाहन डायनेस्टी के राजा थे। तो इसके बारे में और देखते हैं। तो किंग खारवेला जो थे ये बहुत ही फेमस रूलर थे कलिंगा के। कलिंगा जो आज की ओडिशा है उसे कलिंगा कहती है। और मौर्य डायनेस्टी जब डिक्लाइन हो गया था तो कलिंगा पावरफुल हो गया था। किंग खारवेला के बारे में देखें तो ये जैनिज्म को पैटर्न करते थे, मतलब जो जैन होता है उसको संरक्षण करते थे, जैन धर्म को। और इन्हीं के टाइम पे हाथी गुम्फा में इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे जो उदयगिरी हिल भुवनेश्वर के पास पाए गए हैं। इनके टाइम पे इंस्क्रिप्शन भी लिखे गए थे जो पाए गए हैं। इसके बाद देखिए तो मिलिट्री सक्सेस भी इनकी हुई थी। जब मौर्य एम्पायर या मगध एम्पायर खत्म हो गया था तो इसके बाद ये पावरफुल हो गए थे, इन्होंने साउथ इंडियन किंगडम पे हमला किया था, उन्हें हराया भी था। रिलीजियस पैट्रोनेज की बात करें तो इन्होंने
जैन धर्म के जो मोंक होते हैं, मोंक मतलब भिक्षु जो होते हैं, इनको उदयगिरी और खांडारगिरी केव दिया था रहने के लिए। इसके बाद देखिए अदर ऑप्शन के बारे में, तो हरियंका डायनेस्टी के बारे में हमने देखा कि हरियंका डायनेस्टी पहली डायनेस्टी थी मगध एम्पायर में जिसने शासन किया था, और इसके फाउंडर थे बिंबिसार, उसके बाद बिंबिसार, फिर उसके बाद अजातशत्रु। इसके बाद देखें तो रथ भोजक डायनेस्टी के बारे में देखें तो ये लोकल डायनेस्टी थी किसके टाइम में, अशोक के एडिक्ट में लिखा हुआ है कि रथ भोजक डायनेस्टी जो थी एक तरीके की लोकल ट्राइब थी जिसके राजा थे, मतलब एक तरीके की लोकल ट्राइब या लोकल राजा कह सकते हैं, ये लिखा है अशोक के एडिक्ट में और खारवेला के एडिक्ट में। फिर उसके बाद सातवाहन डायनेस्टी के बारे में देखें तो ये पावरफुल डायनेस्टी थी कहाँ पे, डेक्कन में। डेक्कन मतलब जो महाराष्ट्र से नीचे का रीजन है ना, महाराष्ट्र, वो डेक्कन रीजन। तो सातवाहन जो थे ये राइवल थे किसके, खारवेला के, मतलब खारवेला की दुश्मनी किससे थी, खारवेला डायनेस्टी की सातवाहन से। और ये कहाँ लिखा है, ये हाथी गुम्फा के इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ मेंशन है कि इन्होंने सतकर्णी वन के अगेंस्ट जो था अपनी सेना को भेजा था खारवेला किंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वाज द फर्स्ट एम्पायर इन द एंशिएंट इंडिया टू यूज एलिफेंट इन इट्स वॉर ऑन ए लार्ज स्केल। प्राचीन भारत में ऐसा पहला साम्राज्य कौन सा था जिसने बड़े पैमाने पे युद्ध में हाथियों का उपयोग किया था? तो कौन था? ऑप्शन शुंग वंश, चोल वंश, कुषाण वंश या मगध वंश, वो मगध एम्पायर, मतलब शुंग वंश, कुषाण वंश, चोल वंश या मगध वंश या मगध एम्पायर कह सकते हैं। तो सही आंसर इसका मगध एम्पायर। जो मगध एम्पायर था ये पहला था जिसने लार्ज स्केल पे हाथियों का प्रयोग किया था। तो मगध एम्पायर वाज द फर्स्ट एम्पायर जहाँ पे हाथियों का मिलिट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता था। और हाथी जो होते थे एक तरीके से गेम चेंजर हुआ करते थे, क्योंकि हाथी जो थे वहाँ पे फॉरेस्ट हुआ करते थे भारत में, जो पाटलिपुत्र के आसपास बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते थे, तो वहाँ पे हाथी लोकली अवेलेबल होते थे और उन्हें ईजिली कैप्चर किया जाता था। और इसलिए जो घोड़े होते थे, जबकि घोड़े जो होते थे ये भारत में तो पाए नहीं जाते घोड़े, इन्हें सेंट्रल एशिया से मंगवाना पड़ता था, जबकि एलिफेंट जो होते थे वो इंडिया में ही पाए जाते हैं, तो इसलिए उस टाइम यूज होते थे। और एलिफेंट इसलिए भी लार्ज स्केल पे उस टाइम यूज किए जाते थे क्योंकि एलिफेंट जो ये उस टाइम चलता फिरता एक टैंक होता था, मतलब कुछ नहीं करना, बस एलिफेंट को दौड़ा दो एक तरफ, जो भी दुश्मन है वो अपने आप को चल के मारा जाता था। और ये एक साइकोलॉजिकल वार के फायर के लिए भी लिया जाता था। जैसे महापद नंद और नंद वंश के जो रूलर्स थे वो उनके पास 6000 वॉर एलिफेंट थे, तो वो एक साथ जब अपने एलिफेंट्स को दौड़ाते थे तो सामने वाला ऑटोमेटिक डर जाता था। इसके बाद देखें तो ये एक फॉर्मिडेबल फोर्स थी। नंदवंश के टाइम पे हमने देखा कि 6000 से ज़्यादा उनके पास हाथी थे होते थे, और उनकी हाथियों की इतनी संख्या देख के खुद अलेक्जेंडर जो थे उसकी सेना भी डर गई थी। इसके बाद अदर डायनेस्टी के बारे में देखें तो शुंग वंश कौन था? ये मौर्य वंश के बाद आया था शासन करने, और ये मगध वंश का पार्ट नहीं था, हालांकि एलिफेंट इन्होंने भी यूज किया था। चोल वंश देखें तो ये इनके पास भी एलिफेंट थे लेकिन ये बहुत बाद में आए थे। इनके पास पावरफुल नेवी भी थी लेकिन ये बहुत बाद में आए थे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाद आए थे मगध के, और ये साउथ इंडिया में थे। खुरसान जो थी, खुरसान डायनेस्टी, ये घोड़ों के लिए ज़्यादा फेमस है और ये सेंट्रल एशिया से आए थे, एक नोमैडिक ट्राइब के रूप में थे। इसके साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।